बांग्लादेश में जो हुआ उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोमवार को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और साथ ही साथ देश भी छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के बाद फिलहाल बांग्लादेश का चार्ज आर्मी ने संभाला हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले को तख्ता पलट का नाम दिया जा रहा है। भारत के पड़ोसियों पर नजर डालें तो सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा देश नहीं है जहां पर ये सब हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और तमाम देशों में भी ऐसे हालात देखने को मिले हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सबके जहन में यही सवाल उठता है कि क्या भारत में भी कभी ऐसा हो सकता है, और अगर भारत में सेना ने चार्ज ले लिया तो फिर ऐसे हालत में भारत का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जब से बांग्लादेश में पीएम ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ा है, उसके बाद से ही गूगल पर लोग यही जानने के लिए आतुर हैं कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसका सीधा जवाब हम आपको देते हैं कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि भारत में तख्तापलट की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हो सकती, और इसकी भी अपनी कुछ वजह है। भारत में सेना सरकार से ऊपर नहीं है, और ऐसा आज से ही नहीं बल्कि आजादी के समय से ही भारत में सेना को कभी भी सरकार से ऊपर नहीं रखा गया। असल में जिन देशों में लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत रहता है, वहां पर सेना के पास असीमित शक्तियां नहीं रहती हैं। उन देशों में सेना सरकार के अनुसार ही काम करती दिखाई देती है। भारतीय सेना के इतिहास की बात करें तो भारत में अनुशासन सबसे ऊपर है, और उसका कारण ये है कि भारत में जो सिद्धांत लागू होते हैं वो पश्चिमी देशों से प्रभावित है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई उनका सेना पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिला। सेना के भीतर अक्सर छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन सेना के अंदर एकजुटता का मंत्र ऐसा रहा कि इसने कभी भी सेना को लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं दिया। पश्चिमी देशों की ओर ध्यान दें तो वहां भी कभी तख्तापलट जैसे हालात देखने को नहीं मिले। यहाँ पर सेना ताकतवर जरूर रही है, लेकिन सरकार के अधीन भी है। एक दिलचस्प बात यह है कि 1857 में क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीय सेना को जातियों में बांटना शुरू कर दिया था, उसी वजह से जाति आधारित रेजिमेंट तैयार किए गए थे। ये तो वो समय था जब जातियों के आधार पर ही अलग अलग रजवाड़े भी बनाए गए थे, लेकिन सेना की एकजुटता में कोई कमी नहीं आई और वहां पर अनुशासन वैसा का वैसा रहा। आजादी के पहले देश के जो पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए थे उनका नाम जनरल करियप्पा था। इससे पहले तक ये पद अंग्रेजों के फौजियों के पास रहता था, लेकिन नेहरू ने बड़ा फैसला लेते हुए उस पद को ही खत्म कर दिया। उनका तर्क ये था कि सेना, नौसेना और वायुसेना की अहमियत समान है, ऐसे में तीनों को अलग अलग प्रमुख मिलना चाहिए। जिसके बाद नेहरू ने तीनों सेनाओं को अलग अलग चीफ दिया, लेकिन इस बात को भी साफ रखा कि रक्षा मंत्री का पद इन सबसे ऊपर होगा और सेना के तीनों प्रमुख रक्षा मंत्री को ही रिपोर्ट करेंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ भी ताकत का ऐसा बंटवारा हुआ कि सेना कभी भी सरकार से बड़ी नहीं बन सकी। नेहरू ने ही एक और बड़ा कदम उठाते हुए तीन मूर्ति आवास को अपना आधिकारिक निवास स्थान बनाने का काम किया था, और तीन मूर्ति वो इलाका था जहां पर पहले कमांडर इन चीफ रहा करते थे, लेकिन क्योंकि सेना को सरकार के अधीन रखा था, ऐसे में नेहरू ने तीन मूर्ति मार्ग को ही अपना आधिकारिक आवास बना लिया था। अब ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि सेना ने आपातकाल के समय पर क्या किया होगा। कई जानकारों का कहना है कि आपातकाल के समय पर सेना को पीएम के खिलाफ हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भी सेना ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। लेकिन क्योंकि भारत में लोकतंत्र रहा और सेना ने खुद को राजनीति से अलग रखने का फैसला लिया, ऐसे में उस दौर में भी सेना ज्यादा ताकतवर दिखाई नहीं दी। माना जाता है कि तख्तापलट वहीं पर होता है जहां पर अस्थिरता बन जाती है। राजनीतिक दल खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, लेकिन भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। अगर उतार चढ़ाव आए भी तो उसके सियासी समाधान तुरंत ही निकाले गए। ऐसे में सेना का प्रयोग सिर्फ युद्ध, आंतरिक सुरक्षा तक ही सीमित रहा, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम भारत और बांग्लादेश की तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में कभी भी इस कदर की राजनीतिक उथल पुथल नहीं देखी गई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।